नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण भनोट है और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में एज ए डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सर्विसेज के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज हम इस मौके पर आपके साथ एक स्पाइन की स्पेशल प्रॉब्लम जो कि बड़ी कॉमन है और कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ है, उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। इस समस्या का नाम है स्पाइनल स्टेनोसिस, या कई बार इसे लंबर कैनाल स्टेनोसिस या सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस के नाम से भी जाना जाता है। बट स्पाइनल स्टेनोसिस एक जेनरिक कॉमन टर्म है जो रिप्रेजेंट करती है इस बीमारी को। आइए जानते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या क्या दिक्कत ये मरीज को दे सकता है, और उससे पहले कि ये स्पाइनल स्टेनोसिस है क्या और कैसे होता है। स्पाइनल स्टेनोसिस समझने के लिए हमें पहले ये जानना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी की संरचना या बनावट कैसे है। तो दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ये मल्टीपल बोन्स, रीढ़ की हड्डी के मन के जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, वो एक के ऊपर एक टिके होते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी, सारे एक सीध में एक के ऊपर होते हैं। ऐसे 33 मन के होते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करते हैं और हमें सीधा खड़ा रहने में सहायता करते हैं। इस अरेंजमेंट को हम स्पाइनल कॉलम बोलते हैं। जहां जैसे दीवार में एक के ऊपर ईंट रखते जाते हैं तो दीवार खड़ी हो जाती है, ऐसे ही एक एक हड्डी के ऊपर हड्डी रखते हैं तो वो स्पाइनल कॉलम बन जाता है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं या हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये एक हड्डी नहीं होती, ये 33 मणकों का मिश्रण होता है जो एक के ऊपर एक खड़ी रहती है। अब क्या है कि ये ऐसा क्यों है, कुदरत ने हमें ये दी है बेसिकली कि अगर आप देखें तो यहाँ ये एक सुरंग जैसी चीज दिख रही है। ये जो है ये टनल है, जिसे आप टनल को समझते हैं, सुरंग होती है। यहाँ पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रेस्ट करती है, वो यहाँ से अपना रास्ता तय करती है। स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हिंदी में सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, ये वो सबसे इंपॉर्टेंट नस है शरीर की जो दिमाग से सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जहाँ दिमाग हमारे के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है इंटेलिजेंस की, हाथ को कंट्रोल कैसे करना, छूने का पता लगना, ठंडा गर्म इत्यादि, दर्द होना, दर्द अगर गर्म को हाथ लग जाए तो उसको वापस खींचना, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ये ब्रेन प्रोसेस करता है और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रिले करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बड़ी सेंसिटिव है, वो यहाँ से कोर्स करती है और ये नेचर ने हमें एक जैकेट की तरह दिया हुआ है। हमें कुदरती तौर पे एक संरक्षण मिला हुआ है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कि ये चारों तरफ उसके हड्डी की तरह, जैसे ब्रेन जो है हमारा दिमाग है उसके अराउंड खोपड़ी होती है, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड ये वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी होती है। तो जो ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो जगह है, जितनी की कुदरत ने दी है, ये एक सफिशिएंट जगह होनी चाहिए ताकि ये अपना न्यूट्रिशनल कंटेंट्स को लेके जा सके, ब्लड सप्लाई जाती रहे ताकि इसको खुराक मिलती रहे और अपना ये काम अच्छे से करती रहे। अब स्पाइनल स्टेनोसिस में क्या होता है कि ये जो जगह जैसे आपको दिख रही है, ये जगह तंग होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। अगर ये शुरुआत में मान लीजिए अगर इतनी थी तो कई जिन लोगों को ये तकलीफ होती है वो जगह धीरे धीरे ऐसे सिकुड़ती जाती है और जो स्पाइनल कॉर्ड की जो जगह होती है वो तंग हो जाती है। ऐसा अगर कई बार एमआरआई हम यूज करते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी जो पिक्चर आपको अभी हमने दिखाया है मॉडल में, इसी तरह का पिक्चर यहाँ पे एमआरआई की फोटो है। ये किसी आम इंसान का एमआरआई का पिक्चर है। तो जैसे ये वहां दिखाया था वैसे ही एक मन का, उसके ऊपर दूसरा मन का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे एक के ऊपर एक सेटे हुए हैं। यहाँ पर पीछे की जगह जो टनल मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये टनल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सफेद दिख रहा है ये इसको नरिशिंग फ्लूइड बोलते हैं, ये CSF एक फ्लूइड होता है। और ये जो ग्रे सी पट्टी दिख रही है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो जब इसके आसपास व्हाइट फ्लूइड सफिशिएंट मात्रा में होता है, इसका मतलब है कि इसमें कोई स्पाइनल स्टेनोसिस नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी जो जगह है वो नॉर्मल है। इसी तरह ये एक पिक्चर थी साइड से, प्रोफाइल व्यू जिसे बोलते हैं, और ये है कट सेक्शन या एक्सियल व्यू, जहां पे अगर यहां देखें तो ये एक नॉर्मल जगह है, ये गोलाई सी दिख रही है, ट्रायंगुलर सी गोलाई है। यहाँ पर ये नॉर्मल जगह दिख रही है जितनी जगह होनी चाहिए, पर जब इस यहाँ पे हम देखें तो आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि जितनी जगह यहाँ है उससे ये आधी के करीब है। ये मांस बढ़ गया, ये मांस बढ़ गया, इधर से डिस्क बाहर आ गई। तो ये चारों तरफ से ग्लोबल स्पाइनल स्टेनोसिस रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसी चीज़ को हमने यहाँ एनिमेशन के माध्यम से दिखाया है कि ये जो हड्डी है ये एक दूसरे के ऊपर है, ये बीच में डिस्क है और ये येलो जो चीज़ है ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो नॉर्मल कोर्स में ये येलो ऐसी ही होनी चाहिए, इसके आसपास इतनी जगह होनी चाहिए। पर जैसे ही कहीं पे स्पाइनल स्टेनोसिस होता है, जगह तंग हो गई, सुरंग बंद हो गई, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर हमें इसके रास्ता जो है वो तंग हो गया और इस एरिया को हम बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। अब ये समझने के बाद स्पाइनल स्टेनोसिस तो हो गया कि जगह तंग हो गई, पर मरीज को कैसे महसूस होता है जब ये ऐसा होता है? तो क्योंकि ये सिग्नल लेके जाने की जगह है जहाँ से सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नीचे ऊपर ट्रांसमिट होते हैं, ये स्पाइनल स्टेनोसिस बैठने के कंपैरिजन में जब हम खड़े होते हैं या चलने की कोशिश करते हैं तो ये और भी बढ़ जाता है। सो ज़्यादातर मरीज जो 50-60 साल के ऊपर होते हैं उनको पहला लक्षण ये होता है कि वो जब चलते हैं तो उनकी टांगें थकने लगती हैं, जो कि पहले नहीं था। और थोड़ी देर की चलने के बाद उनको लगता है कि अब मुझे बैठना चाहिए, अगर मैं नहीं बैठा तो या तो दर्द होगा, नहीं तो फिर उनकी टांगें भारी सुन्न होने लग जाती हैं। और जैसे ही वो बैठते हैं तो वो जो भारीपन है वो थोड़ा ठीक हो जाता है, दर्द में आराम आ जाता है और फिर वो कुछ समय की रेस्ट के बाद दोबारा से चलने लायक हो जाते हैं। ये एक टिपिकल लक्षण है स्पाइनल स्टेनोसिस का। कई मरीजों को इसके साथ साथ कई बार इवन एट रेस्ट बैठे हुए भी दर्द होता है, कई बार उनके पैरों में कमजोरी आ जाती है या चलने के लिए जब उनको चलना चाहते हैं तो पैरों में बैलेंस कम बनता है, कई बार उनको बैलेंस बिगड़ता है, वो इम्बैलेंस फील करते हैं या गिरने का भय लगता है। ये सारे लक्षण हैं स्पाइनल स्टेनोसिस के। कभी कभी जब ये बीमारी बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे डायमीटर मान लीजिए 80% कम हो जाए स्पाइनल कैनाल का, तो उस सिचुएशन में कभी कभी मरीजों को यूरिन और स्टूल के बारे में भी पता चलना बंद हो सकता है। ये एक सीरियस कंडीशन हो जाती है जिसे हम कॉडा इक्विना सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि मरीज को यही पता नहीं चलता कि उसे सुसु आया है या नहीं, या उसका अपने पे कंट्रोल खो जाता है, अपने कपड़े गीले कर लेता है, कई बार उसे स्टूल का भी पता नहीं चलता। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और अधिकतर इसमें अर्जेंट से अर्जेंट सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो ये तो हुआ कि स्पाइनल स्टेनोसिस है क्या, उसके लक्षण क्या है, मरीज को क्या महसूस होगा। अब आते हैं कि इसका कोई प्रिवेंशन है या ट्रीटमेंट है, या प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कंबाइंड भी है। तो जब ये बीमारी शुरू में डायग्नोज हो या शुरू के लक्षण हो और आपके पास ये सुविधा हो कि आप किसी अच्छे नियर बाई स्पाइन स्पेशलिस्ट को मिल सकें, तो आप उनसे कंसल्ट करें और इसके बारे में जानें। हो सकता है कि वो आपको जानने के बाद कुछ दवाई, कुछ एक्सरसाइज की सलाह दें, या हो सकता है आपकी बातें सुन के वो हो सकता है आपको एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह कराने की सलाह दें। जैसा भी आपके नियर बाई डॉक्टर आपको देखने के बाद सलाह दें उसको फॉलो करें। और अगर ये प्रूव हो जाता है बाय इन्वेस्टिगेशन कि हाँ ये स्पाइनल स्टेनोसिस है, उस स्थिति में डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ स्टेनोसिस एज सीन ऑन एमआरआई, जिसे एमआरआई में हम देखते हैं कि कितना स्टेनोसिस है, और आपकी तकलीफ की जो डिग्री है उसको आपस में मैच करते हुए फिर डॉक्टर जो है वो कोई ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। शुरू के स्टेजेस के अंदर तो हम लोग आमतौर पर इसमें दवाई, नसों को थोड़ा सा रिलैक्स करने की, थोड़ा सा हड्डी को मजबूत करने की, और एक्टिव फिजियोथेरेपी जिसमें पेशेंट को वो वाली एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज बताई जाती हैं जिसमें उनकी स्पाइनल कैनाल का जो डायमेंशन है वो प्रिजर्व रहे और जो लचकीलापन है वो बना रहे। क्योंकि जगह तंग होने के साथ साथ अगर स्पाइन स्टिफ भी हो जाएगी तो ये तकलीफ और ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। तो इसलिए बिना दवाइयों से, एक्सरसाइजेज से जगह तो नहीं खोली जा सकती, पर उसका जो नसों पे इम्पैक्ट है या जो कंपाउंडिंग फैक्टर्स हैं उनको मिनिमाइज करके इसकी प्रॉब्लम को या इससे आने वाली मुश्किलों को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दवा से, एक्सरसाइज से आराम नहीं आता, तो नेक्स्ट स्टेज में कई बार हम रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही एक सुन्न करने का इंजेक्शन लगा के एक्सरे में देखते हुए एक एपिड्यूरल स्टेरॉइड उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। ये छोटी सी डोज होती है स्टेरॉइड की। इसका आम जो लोग स्टेरॉइड से डरते हैं कि दवा खानी पड़ती है स्टेरॉइड और उसके बड़े हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इसमें इतना ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सिंगल डोज दी जाती है और एक बड़े ही कंट्रोल्ड वे में और बड़ी टारगेटेड एक्यूरेसी के साथ दी जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए दबाव तो है पर साथ साथ उसमें कोई वहाँ सूजन है, इंटरनल इन्फ्लामेशन है, तो ये स्टेरॉइड इंजेक्शन उस इन्फ्लामेशन को कम करके टेम्परेरीली हमें राहत दे देता है। कई बार ये टेम्परेरी राहत कुछ महीनों से लेके कुछ वर्षों तक चल सकती है। इससे हमें समय मिल जाता है अपने आप को मेंटेन रखने का।
अगर आते हैं कि दोनों ही तरीकों से आराम नहीं आए तो फिर क्या करना होता है। बेसिकली क्या है कि ये जगह तंग हो गई। अब ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। अगर ये जगह ऐसी थी, मान लीजिए इसको 15 मिलीमीटर था, तो ये मान लीजिए 7 या 6 रह गया, तो अब ये जगह अपने आप से तो बढ़ेगी नहीं। और उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो रीढ़ की हड्डी की कोशिकाएं हैं वो टूटती फूटती रहती हैं, उनमें वेयर एंड टेयर होता है, तो वो ये स्टेनोसिस बढ़ता ही है। ऐसी स्थिति में आजकल हम लोग इसको ऑपरेशन से भी ठीक कर सकते हैं विद ए वेरी हाई रेट ऑफ सेफ्टी मार्जिन एंड एक्यूरेसी एंड हाई परसेंटेज ऑफ गुड आउटकम। उसमें क्या करते हैं, अगर तो मान लीजिए किसी एक लेवल पर है या 2 लेवल पर है, तो आज की डेट में हम इसको छोटी सी दूरबीन से, जैसे 8-10 मिलीमीटर के कट से ही अंदर एक हाई डेफिनेशन कैमरा डाल के उस एरिया को ड्रिल करके क्लीन कर देते हैं और जो जगह तंग हुई होती है उसको खोल देते हैं। ये तो होता है मिनिमली इन्वेसिव फुल एंडोस्कोपिक ऑपरेशन। इसमें हॉस्पिटल में या बेड रेस्ट के लिए कोई लंबा समय नहीं लगता, 1-2 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है और अगले दिन से ही मरीज अपने दम पे चलने के लायक हो जाता है और घर जाके अपनी देखरेख खुद कर सकता है। कभी कभी स्पाइनल स्टेनोसिस एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3-3, 4-4 जगह पे होता है और साथ साथ हड्डी के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी होती है, जिसमें कि जैसे ये हड्डी नॉर्मली ऐसे हिलती है तो उसमें ये आगे पीछे खिसकता है। उस स्थिति में हमें इस तरह से स्क्रूज और रॉड लगा के उस इंस्टेबिलिटी को रोकना पड़ता है और इसको हम बोलते हैं मिनिमली इन्वेसिव स्पाइनल फ्यूजन। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम स्पाइनल स्टेनोसिस का इलाज और रोकथाम कर सकते हैं। अधिकतर स्पाइन की तकलीफें जो हैं वो हमारे इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, इसलिए हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन रखें तो आपको रीढ़ की हड्डी की समस्याएं होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। धन्यवाद।